नमस्कार, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति दिन-ब-दिन गरमाती जा रही है। रोज़ नए-नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर और दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पर आरोप लगा के चल रही है। राजनीतिक पार्टियों के बड़े-बड़े दावे हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि दिल्ली के अंदर ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी किधर वोट करेगा, जो आम तौर पर स्विंग वोट माना जाता है। तो इस स्विंग वोट का पलड़ा जिधर झुक जाएगा, ये स्विंग वोट जिधर चला जाएगा, उस पार्टी का भाग्य खुल जाएगा। आज इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं अपने खास मेहमान शरद कोहली जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के अंदर ये स्विंग वोट का क्या ट्रेंड रहा है, दिल्ली के अंदर स्विंग वोट किधर जा सकता है, खासतौर से माइनॉरिटी, दलित, अल्पसंख्यक, क्योंकि ये समय समय पर अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण, अपना वोट बदलते आए। नमस्कार बिलाल जी। एबीसी हिंदी के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। जैसे जैसे दिल्ली में सर्दी बढ़ रही है, चुनाव की सरगर्मी भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। मुझे मुझे नहीं लगता जो लोग चुनाव से जुड़े हैं, जो कैंपेनिंग, उनको ज्यादा सर्दी लग रही होगी, क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से इलेक्शंस में है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, दिल्ली में स्विंग वोटर्स, मैं अगर अपने निजी अनुभव से बोलूं तो दिल्ली में स्विंग वोटर्स चार कैटेगरी के हैं बिलाल जी। एक का तो आपने जिक्र किया, जिसमें आपने दलित का जिक्र किया। मुझे दो तीन कैटेगरी के और भी स्विंग वोटर्स दिखाई देते हैं। एक है जो दिल्ली में फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली दफे जिनका वोटर्स कार्ड बना है, जो इस समय पहली बार 2025 5 फरवरी को वोट देने जाएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये भी स्विंग वोटर्स है, क्योंकि इन लोगों ने पहले से अपना कुछ मन जरूरी नहीं कि बनाया हुआ हो, ये पहली दफे वोट देने जा रहे हैं। दूसरे, माइनॉरिटी वोटर्स को भी मैं इस बार स्विंग वोटर्स मान रहा हूं कुछ हद तक, क्योंकि ट्रेडिशनली वो कांग्रेस का वोट बैंक थे। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बने 2015 और 20 में, जब बड़ी पुख्ता मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी दिल्ली असेंबली में जीत कर आई। ये तीसरी कैटेगरी है। लोअर इनकम ग्रुप, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जिनको कुछ सुविधा मिली, कुछ को सुविधा नहीं मिली, इनको भी मैं स्विंग वोटर्स मानता हूं। और कुछ तो बिलाल भाई ऐसे हैं वोटर्स ऐसे ही अनडिसाइडेड रहते हैं हर बार। उनका कोई ट्रेडिशनली उनकी लॉयल्टी, जिसको हम कहते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हैं कि आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के हैं, वो हमेशा ही अनडिसाइडेड वोटर्स रहते हैं। तो ये तीन चार कैटेगरी के वोटर्स को मैं स्विंग वोटर्स मानता हूं अपने अनुभव से। मैं लोगों से बातचीत करता हूं, लोगों की ओपिनियन लेता हूं कि भाई इलेक्शन है, आप किसकी तरफ, किसका साथ देंगे, वगैरह वगैरह बात करें, तो चार कैटेगरी से मेरे मद्देनजर निकल के आई बिल्कुल। और इन चारों कैटेगरीज को जब हम जोड़ लेते हैं बिलाल जी, तो इनकी काफी बड़ी परसेंटेज, अच्छी खासी वोट शेयर निकल के आता है। तो आपने जी, बिल्कुल ठीक कहा कि स्विंग वोटर्स दिल्ली में इन राजनीतिक पार्टियों की किस्मत उस दिन बटन दबा के उस पर फैसला करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लेकिन शरद जी, आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस ने जातीय जनगणना का कार्ड खेल दिया है। वहीं केजरीवाल ने जाटों को आरक्षण देने की बात कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब जाट किसान है, इसलिए वो हमसे जुड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी अपने ओबीसी चेहरे प्रधानमंत्री को मैदान में उतारकर ओबीसी वोटों को अट्रैक्ट करना चाहती है। तो आखिर ये जो वोटर है, ये किन वादों को पर जाएगा, किन चेहरों पर जाएगा, इसकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अभी तक तो ये देखने को मिला है कि जो लोकसभा में पैटर्न देखने को मिलता था, वो विधानसभा में बदल जाता है। इससे पहले 2019 की बात करें या 2020 की बात करें, तब ये वोट पैटर्न बदलने को देखने को मिला। लोकसभा और विधानसभा में तब इन लोगों का पैटर्न बदलता हुआ दिखाई दिया। तो आखिर इन इन वोटरों को आप किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं, इनको अपने पाले में किस तरह से ला सकती है राजनीतिक पार्टी, क्योंकि इसका कोई मिजाज तो है नहीं, कोई स्थायी वोट तो होता नहीं। देखिए, जो स्विंग वोटर है, वो तो जैसा कि मैंने जो तीन चार कैटेगरीज बताई, जिसमें अनडिसाइडेड हैं, यंग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, लोअर इनकम ग्रुप के वोटर्स हैं, माइनॉरिटी वोटर्स हैं, ये तो अपना फैसला, आपको आपको हैरानी होगी ये सुन के। मुझे एक शख्स मिले थे 2020 में, मुझे याद है, मैं किसी पोलिंग बूथ पर था, अपना ही वोट देने गया हुआ था। तो मेरी ऐसी किसी से यारी दोस्ती बात हो रही थी, तो वो बाहर जब मेरे से बात कर रहे थे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के काफी प्रशंसक लग रहे थे। बात करने में ऐसा लग रहा था कि बड़े प्रशंसक हैं, बड़ी मोदी जी के तारीफों के पुल बांध रहे थे, और बड़ी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय लेवल पे तारीफ कर रहे थे कि देश को कोई चलाने वाला अगर है तो मोदी जी हैं, उसके अलावा और कोई नहीं चला सकता। और इत्तेफाकन ये हुआ कि जब वो बाहर निकले, तो मैं वहीं, कोई शख्स मुझे मिल गए थे, मैं वहीं खड़ा हुआ था। मैंने उनसे पूछा, तो कैसी रही आपका भारतीय जनता पार्टी?
कहते हैं जी मैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दे आया। मैंने कहा अभी तो आप मुझे बाहर खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के बीच में आप मुझे 5 मिनट का आपने मुझे भाषण दे दिया कि भाई इससे बढ़कर कोई नेता नहीं है और मैं तो आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी। तो ये इससे बढ़कर बिलाल जी कोई स्विंग नहीं हो सकती। अब जो तो देखिए एंटी इनकम्बेंसी कहाँ काम करता है, हम थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है कि जो सरकार इस समय राज्य कर रही है, आप उसके कामकाज से पूरी तरह से खुश नहीं है और आप सरकार बदलकर देखना चाहते हैं, आप उस सरकार को दोबारा नहीं चाहते हैं। इसको हम अगर सरल भाषा में कहें, एंटी इनकम्बेंसी हो गया। तो जो आपने जिन जाटों की बात करी, आपने किसानों की बात करी, अगर वो ट्रेडिशनली आम आदमी पार्टी के साथ पिछले 2 इलेक्शंस में था भी, तो इस बार मुझे लग रहा है कि वो स्वाद दूसरा चख के देखना चाहता है कि भाई देखें आम आदमी पार्टी ने इतने वादे किए और लड़ाई झगड़े होते रहे, लिकर स्कैम का भी लोगों के दिमाग में अभी भी बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, तो वो लोग भी चेंज करके देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर स्विंग वोटर्स और साथ में ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है, तो जाट, किसान, ओबीसी, ये सारी कैटेगरी भी प्रभावित होने वाली है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर हम ना भूलें इसमें, वो है पूर्वांचलियों का। करीब करीब मेरे अनुमान के हिसाब से 30% वोट पूर्वांचलियों के है। और एक खास बात इनमें ये सब वोट देने जाते हैं, हम ये भी ना भूलें कि जो उस दिन की वोटिंग परसेंटेज होगी, और वो दिल्ली में कभी भी 60-65% से ज्यादा नहीं जाती है। वो दिल्ली के ज्यादातर लोग जो है वो कभी कभी आराम तलब हो जाते हैं और अपना घूमने, लोग तो वोटर डे को छुट्टी मना लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो वोटिंग परसेंटेज उस दिन कितनी रहती है, ये भी डिसाइड करेगी। अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा जाती है, इसका मतलब लोग वाकई बाहर निकल के कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो उन्होंने शायद आज से पहले नहीं कहा, पिछले चंद सालों में नहीं कहा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो होने वाला है। और मुझे लगता है कि जाट और आपने किसानों की बात करी, कुछ हद तक ये राजनीतिक पार्टियां उनको अपनी तरफ खींचने में सफल हो सकती हैं, एंटी इनकम्बेंसी काम कर सकता है। पर पूरी तरह से ये जाट का वोट पलट जाए या पूरी तरह से किसानों का वोट पलट जाए या पूरी तरह से ओबीसी का वोट पलट जाए, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा पूरी तरह से माइनॉरिटीज का वोट पलट जाए, ये कतई जरूरी नहीं है। क्योंकि जो ट्रेडिशनली जो अपनी पुश्तों से एक पार्टी को वोट देते आए हैं, मुझे लगता है वो तो अभी भी शायद देंगे। पर जहां पर जो जो लोग विकास और जो ये लड़ाई झगड़ा और बदहाली से परेशान है, वो लोग, उन लोगों की गिनती तादाद इस बार काफी ज्यादा है। वो लोग मुझे लग रहा है इलेक्शन का रुख इस बार डिसाइड करने वाले हैं बिलाल जी। लेकिन आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब मिलकर माइनॉरिटीज पर को भी आई मीन एनक्रोच करना चाहते हैं, उन पर पोचिंग चाहते हैं। एआईएम भी वहाँ मौजूद है, दलित वोटों के लिए बसपा भी अपने कैंडिडेट प्लान कर रही है, कुछ कैंडिडेट दे भी सकती है। तो आपको लगता है माइनॉरिटी वोट और दलित वोट तीन जगह बंटता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए माइनॉरिटी वोट अगर हम सीटों का विश्लेषण करें बिलाल जी, तो मेरे अनुमान के हिसाब से करीब 12 से 15 सीट्स ऐसी हैं जहां पर माइनॉरिटी वोट का डोमिनेंस है, जहां पर ज्यादातर उनके वोट हैं और वो चुनाव का जो रिजल्ट है उसको बदल सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैंने आपके अन्य एक पहले कार्यक्रम में भी इस बात को बोला था कि ये पहले कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था माइनॉरिटी वोट, उसके बाद ये हिल के पिछले 2 इलेक्शन से हम देख रहे थे कि ये आम आदमी पार्टी की तरफ इनका इनका रुझान हो गया था। अब की बार एआईएमआईएम जो ओवैसी साहब ने जो 10-12 कैंडिडेट उन्हीं उन्हीं सीट पर, मेरे अनुमान के हिसाब से 12 एक सीट से उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए, और ये वही सीट्स हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया। बहुजन समाज पार्टी भी वो दलितों को टारगेट करेगी। समाजवादी पार्टी ने अपना सहयोग आम आदमी पार्टी के साथ दिखाया है, तो वो आम आदमी पार्टी को कुछ हद तक वोट आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इस बार मामला, क्योंकि ये वोट वोट काटू राजनीति जो है, मुझे क्षमा करिएगा मैं थोड़ा सा हल्का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पर क्योंकि आम भाषा का शब्द है इलेक्शन में ये वर्ड अक्सर, तो ये वोट काटू राजनीति ये आम आदमी पार्टी को इस बार नुकसान पहुंचाने वाली है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, इसके तो चांसेस मुझे लग रहा है कांग्रेस आला कमान को भी इस बात का आइडिया होगा कि हम 35 40 40 45 सीट जीत जाए, ये मुझे नहीं लगता कि संभव है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार 5 सीटों के आसपास या 5 से 10 सीटें इस बार ले जाएगी। पहले से प्रदर्शन कांग्रेस का बेहतर रहेगा। एआईएमआईएम का मैं कुछ नहीं कहता, वो वोट काट लेंगे जरूर, एक आध सीट हो सकता है उनके भी हिस्से में आ जाए, पर यह सारा नुकसान आम आदमी पार्टी को होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट कट के जाने वाले हैं और इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, जिसका कि ट्रेडिशनल बेस, जितने ट्रेडर्स हैं और जितने छोटे बिजनेसमैन हैं, वो उनका बेस रहा है। हालांकि विधानसभा में वो बेस भी उनका सरक के आम आदमी पार्टी के पास चला जाता है, वो लोकसभा में जरूर दिखाई देता है पर विधानसभा में दिखाई नहीं देता है।
इस बार मुझे लगता है कुछ डिफरेंट हमें देखने को बिलाल जी मिल सकता है, ऐसे मुझे संकेत मिल रहे हैं। ये सिर्फ अटकलें हैं, संकेत है, इसको कोई किसी भी किस्म की भविष्यवाणी ना माना जाए। इसको किसी भी किस्म की भविष्यवाणी ना माना जाए। ये बात ठीक है कि स्विंग वोट में खासतौर से अल्पसंख्यक, दलित और माइनॉरिटीज अपना स्थान समय समय पर बदलता रहता है, अपनी विचारधारा के दृष्टिकोण से, अपनी परिस्थितियों के दृष्टिकोण से अपना रुख बदलता रहता है। लेकिन ये बात भी सच है कि इस बार स्विंग वोट में भी विभाजन होता दिखाई पड़ रहा है, जिसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। कोहली जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी हिंदी दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स हमको प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।